डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो के अंदर अपनों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल हैलाइड। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपनों ने सबसे पहले जो स्टार्टिंग की है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं ये लास्ट वीडियो के अंदर अपने डिस्कशन कर चुके हैं कि ये अपने पास हैं दो टाइप की हैं। जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसको शॉर्ट में हमने किससे लिखा था, SN से लिखा था। और ये अपने पास कितने टाइप के हैं, दो टाइप की, ये भी मैं बता चुकी हूँ। एक है SN1 और दूसरी है अपने पास SN2। ठीक है, SN1 अपने लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है SN2 रिएक्शन। तो इसको अपने स्टार्ट करते हैं। देखो SN2 रिएक्शन जो है, अगर इसको अपने फुल फॉर्म करते हैं इसकी, तो S से मतलब यहाँ है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, और जो 2 है, 2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब रिएक्शन को पढ़ेंगे कैसे, रिएक्शन का नाम है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसको अगर हिंदी में लिखें अपने, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन भी आपको बता चुकी हूँ किस लिए अपने बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही, जो प्रतिस्थापन करना है वो किसका करना है अपनों ने, नाभिक स्नेही का करना है। और लास्ट में हमने लिखा हो यहाँ पे बाई मॉलिक्यूलर। SN1 में हमने लिखा था यूनिमॉलिक्यूलर, और यहाँ आपने क्या लिख रहे हैं, बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब होता है द्विअणुक। द्विअणुक मतलब दो अणु। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ हिंदी के अंदर, तो ये अपने पास हो जाता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो अब इसको जैसे मैंने SN1 के अंदर मेनली पहले पॉइंट आपको बताए थे कि जब तक आपके पॉइंट क्लियर नहीं है तब तक आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। सेम वैसे ही इस रिएक्शन के लिए जो पॉइंट अपने दिमाग के अंदर होने चाहिए ऑलरेडी, वो क्या क्या हैं, तो उनको देखो। जब अपनों ने SN1 रिएक्शन की थी तो SN1 में देखो, SN1 जो है ये कंप्लीट हो रही थी कितने स्टेप के अंदर, 2 स्टेप के अंदर। जो SN2 है, जो 2 है, वो कंप्लीट होगी कितने स्टेप के अंदर, 1 स्टेप के अंदर। ध्यान रखना, SN1 कंप्लीट होती है कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। SN2 कंप्लीट होती है कितने स्टेप में, 1 स्टेप में। तो सबसे पहला जो अपने पास पॉइंट है वो यही आ जाता है कि ये जो अभिक्रिया है, ये रिएक्शन केवल 1 स्टेप में ही क्या होती है, 1 स्टेप में कंप्लीट होती है या पूर्ण होती है। सेकंड है कि आपने जब SN1 रिएक्शन की तो SN1 रिएक्शन में आपने लिखा था 2 स्टेप में पूर्ण होती है। पहले स्टेप के अंदर जो पार्टिसिपेशन किया था या पार्टिसिपेट किया था वो किसने किया था, वो किया था एल्किल हैलाइड ने। लेकिन SN2 अभिक्रिया में या SN2 रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का रेट कह लो चाहे वेग कह लो, एल्किल हैलाइड व न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही दोनों की कंसंट्रेशन या दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, बाइमॉलिक्यूलर या द्विअणुक बोला जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को द्विअणुक या बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमने लिखा कि SN2 रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट है वो किन किन पर डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड पर भी डिपेंड कर रहा है, और दूसरा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर या उसकी सांद्रता के ऊपर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो अगर अपनों ने SN2 रिएक्शन का रेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो SN2 रिएक्शन का रेट या अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन
और इनटू में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। वहां हमने SN1 में सिर्फ और सिर्फ किसको लिया था, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन को लिया था। यहाँ अपने एल्किल हैलाइड के साथ साथ में किसको ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही जो है उसकी सांद्रता को भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अभिक्रिया का जो रेट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, अभिक्रिया का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके, एल्किल हैलाइड की सांद्रता और इनटू में नाभिक स्नेही की सांद्रता। अगर अपनों यहाँ से इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो उस कंडीशन के अंदर अपने इक्वल लगा के कांस्टेंट लगा देते हैं, कौन सा, K, और साथ में लिख देंगे एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन, ठीक है, और इनटू में न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही की कंसंट्रेशन या सांद्रता। ठीक है, ये बात हो रही है किसकी, SN2 रिएक्शन के रेट की, SN2 अभिक्रिया के वेग की बात हो रही है। अब एक तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड जो पॉइंट अपने पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि पश्च आक्रमण किसे कहते हैं या बैक अटैक किसे कहते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखो हमेशा, थर्ड पॉइंट अपने लिख रहे हैं कि SN2 रिएक्शन में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या आक्रमणकारी नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड पर सदैव पीछे से या बैक साइड से आक्रमण करता है, जिसे पश्च आक्रमण या बैक अटैक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि SN2 रिएक्शन जो है, SN2 रिएक्शन में आपने ध्यान में रखना है, SN2 रिएक्शन में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये भी अपने SN1 के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा होता है और जो लीविंग ग्रुप है, लीविंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा होता है। ठीक है, वापस मैं बता दूंगी उसको। तो SN2 रिएक्शन के अंदर जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है वो एल्किल हैलाइड पर हमेशा कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, वो उसी को क्या बोलते हैं, पश्च आक्रमण या बैक अटैक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके इसको अलग से मेंशन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट है वो ये आ जाता है, फोर्थ पॉइंट जिसको अपने बोलेंगे। तो देखो कि अपने कह रहे हैं कि SN2 रिएक्शन के अंदर जो नाभिक स्नेही है वो हमेशा एल्किल हैलाइड पर पीछे से क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यानी कि एल्किल हैलाइड में जो कार्बन परमाणु है, जैसे अगर अपने उसको शॉर्ट में लिखें तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एल्किल हैलाइड है, ये अपने पास कोई रिएक्शन हो रही है किसके साथ, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, नाभिक स्नेही के साथ में। एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, नाभिक स्नेही के साथ करवा रहे हो। अब ये जो हैलोजन है ये यहाँ से जाता है किसके रूप में, X- के रूप में, यानी कि एक नाभिक स्नेही जाएगा और उसकी जगह दूसरा नाभिक स्नेही क्या होगा, आएगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, ये वाला, ठीक है, जो यहाँ अपनों ने फ्रंट में दिखा रखा है, ये यहाँ से जा रहा है फ्रंट साइड से, और ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो आने वाला नाभिक स्नेही, ये हमेशा कहाँ से आएगा, बैक साइड से आएगा। अब बैक साइड से आने का रीजन बेटे क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो हैलोजन है जो किस रूप में जा रहा है, हैलाइड के रूप में जा रहा है, और वैसे भी अपने को पता है कि कार्बन से हैलोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और जो हैलोजन एटम है, हैलोजन एटम के ऊपर क्या रहेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है, आंशिक ऋणावेश रहता है। ठीक है, तो अगर अपने फ्रंट से इसको जोड़ते हैं नाभिक स्नेही को, तो फ्रंट से जोड़ेंगे तो ये देखो ये भी अपने पास X- और ये भी चार्ज कैसा है, माइनस, तो माइनस और माइनस सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रतिकर्षण की संभावना ज़्यादा हो जाती है आगे से। ठीक है ना, आगे से प्रतिकर्षण ज़्यादा है, मतलब जुड़ने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, वो हमेशा क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा। इसको ध्यान में रखना। और रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो क्या बन जाता है, RNU प्लस X-, ये जो यहाँ से जा रहा है हैलोजन, जो जा रहा है यहाँ से X- के रूप में, ये यहाँ पर कौन है, ये है लिविंग ग्रुप या लिविंग न्यूक्लियोफाइल या अवशिष्ट समूह या अवशिष्ट नाभिक स्नेही, और ये यहाँ पे कौन है, ये है आक्रमणकारी नाभिक स्नेही या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शन अपने पास हो जाती है। तो देखो अगला जो हमारा पॉइंट है वो इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही क्योंकि पीछे से अटैक करता है, तो जो एल्किल ग्रुप है ये अपने पास, जैसे मान लो मैं CH3 लेती हूँ, यहाँ पे
CH3 ले लिया तो इसका मतलब कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, और जो हाइड्रोजन एटम है उसका साइज क्या होता है बेटे, बहुत छोटा होता है। जब हाइड्रोजन एटम का साइज बहुत छोटा है तो अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है उसको जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर अपने क्या करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके और उसकी जगह क्या करते हैं, कोई मैथिल ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है ना। इसको और बढ़िया मान लो समझना हो तो उस कंडीशन के अंदर देखो कि जैसे ये अपने पास एक तो कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ अपने पास हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। अब इस नाभिक स्नेही को आपने इस कार्बन के साथ में जोड़ना है, और कंडीशन भी क्या है कि जुड़ेगा कहाँ से, हमेशा बैक साइड से जुड़ेगा, ठीक है। तो अगर तो हाइड्रोजन एटम अटैच है तो हाइड्रोजन का साइज छोटा है तो जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली जुड़ जाएगा वो। लेकिन अगर अपनों ने मान लो कि ना हाइड्रोजन को हटा के इनकी जगह हम क्या लगा देते हैं, कोई एल्किल ग्रुप यानी कि मैथिल लगा दिया, यहाँ मान लो मैथिल ही लगा दिया, यहाँ भी मैथिल ही लगा दिया, यहाँ मैथिल, यहाँ एथिल, या यहाँ हाइड्रोजन रख दिया। कहने का मतलब ये कि इस कार्बन के साथ में जैसे जैसे एल्किल समूह जुड़ते जाएंगे या जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाएगा तो इस नाभिक स्नेही को इस कार्बन से जुड़ने में क्या आएगी, स्टीरिक हिंड्रेंस आएगी या त्रिविमीय बाधा आएगी। जैसे जैसे इस कार्बन के साथ में जुड़ने वाले एल्किल समूह साइज में बढ़ते जाएंगे या एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाएगी तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है इसको इस कार्बन से जुड़ने में क्या आएगी, त्रिविमीय बाधा आएगी, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस आएगी, स्टीरिक प्रॉब्लम आएगी। तो उसका जुड़ना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। तो इसी बेस पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि SN2 रिएक्शन में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड पर हमेशा पीछे से अटैक करता है, तो एल्किल या एल्किल हैलाइड में एल्किल समूहों की संख्या, एल्किल हैलाइड में एल्किल समूहों की संख्या या आकार बढ़ने पर न्यूक्लियोफाइल को जुड़ने में या अटैक करने में त्रिविमीय बाधा या स्टीरिक हिंड्रेंस आती है। इसलिए SN2 अभिक्रिया जो है अपने पास, तो SN2 अभिक्रिया के लिए जो एल्किल हैलाइड हैं उनकी रिएक्टिविटी का हमारे पास ऑर्डर SN1 से क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। SN2 रिएक्शन में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो एल्किल हैलाइड पर हमेशा क्या करता है, पीछे से अटैक करता है, और जब पीछे से अटैक करता है तो एल्किल हैलाइड में एल्किल समूह की संख्या चाहे उसका जो आकार है, अगर किसी भी कंडीशन में दोनों ही मान लो, दोनों में से कुछ भी अगर हो रहा है, दोनों के बढ़ने पर नाभिक स्नेही को जुड़ने में क्या आती है, स्टीरिक हिंड्रेंस आती है, त्रिविमीय बाधा आती है। इसलिए SN2 रिएक्शन के लिए समान हैलोजन परमाणु युक्त, समान हैलोजन परमाणु युक्त विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। कौन सा, सबसे पहले अपने लेंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब CH3X। कंडीशन क्या दी है, हैलोजन एटम हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ मैं आयोडीन ले रही हूँ, ब्रोमीन ले रही हूँ, क्लोरीन ले रही हूँ, तो नेक्स्ट जो मैं एल्किल हैलाइड के एग्जांपल लूंगी उसमें भी मेरा जो हैलोजन एटम है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। CH3X, CH3, CH2X, CH3CH, CH3X, CH3C, CH3, CH3 और X। यहाँ मैथिल हैलाइड हमने ले लिया, हैलोजन जिस कार्बन के साथ में अटैच है इसी कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, ठीक है। अब जिस कार्बन के ऊपर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जो आक्रमणकारी नाभिक नहीं है, वो इस कार्बन से आके जुड़ेगा। जब इससे जुड़ेगा तो इसके साथ में 2 तो हाइड्रोजन है और एक क्या आ गया, मैथिल समूह आ गया। तो
तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या आ गई, स्टीरिक एंड्रेंस आ गई। इसके कंपैरिजन में यहाँ और भी क्या आ जाती है, स्टीरिक एंड्रेंस आ जाती है। और यहाँ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आक्रमणकारी नाभिक स्नेह को जुड़ने में और भी ज्यादा क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए एल्किल हैलाइडों की जो रिएक्टिविटी है किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए, तो उसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाता है, सबसे पहले या सबसे ज्यादा आएगा कौन, 0 डिग्री, फिर आएगा कौन 1 डिग्री, फिर उसके बाद में 2 डिग्री और लास्ट में आ जाता है कौन है 3 डिग्री। ठीक है ना, ध्यान में रखना। अब जो अपने पास लास्ट पॉइंट आता है वो लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि या तो बोर्ड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बैक अटैक किसे कहते हैं या पश्चाक्रमण किसे कहते हैं। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ से पुट अप होता है कि SN2 अभिक्रिया के लिए समान हैलोजन परमाणु युक्त विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम दीजिए। 2 क्वेश्चन एकदम आपके तैयार हैं। एक तो आपको बता दिया बैक अटैक, दूसरा एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट यहाँ से पुट अप हो सकता है वो अपने पास क्या है, उसके लिए देखो नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि SN2 रिएक्शन में यदि रिएजेंट या क्रियाकारक, और यहाँ हमारा मेन जो सबस्ट्रेट है, जो रिएजेंट है वो कौन है, वो है एल्किल हैलाइड, जिसको अपने सबस्ट्रेट बोलते हैं क्रियाधार। ठीक है ना, SN2 रिएक्शन में यदि क्रियाकारक जो एल्किल हैलाइड हमने लिया है, यदि क्रियाकारक ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक सक्रिय है, यदि क्रियाकारक प्रकाशिक सक्रिय है तो उत्पाद वाल्डन प्रतीपन प्राप्त होता है। वाल्डन, तो उत्पाद वाल्डन प्रतीपन प्राप्त होता है। वाल्डन प्रतीपन जिसको अपने बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन, इन्वर्स रिएजेंट का, क्रियाकारक का आपने क्या कर देना, जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कब, जब आपका जो रिएजेंट है यानी कि जो आपका एल्किल हैलाइड है वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक सक्रिय है। और ये भी मैं आपको SN1 रिएक्शन के दौरान अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ कि प्रकाशिक सक्रिय अपने उसी क्रियाकारक को, उसी अणु को, उसी यौगिक को कह सकेंगे जिसके अंदर कम से कम एक किरैल कार्बन होता है। और जो किरैल कार्बन है, किरैल कार्बन का मतलब कि आपका जो कार्बन एटम है उसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों के द्वारा क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। अगर फिर भी और ज्यादा समझना है तो इसके लिए आप SN1 जो रिएक्शन का मैंने वीडियो डाला हुआ है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इनको समझने के लिए यानी जितने भी अपनों ने पॉइंट करे हैं तो उसके लिए हमारी RBSc की जो बुक है उसके अंदर एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, जो रिएक्शन दे रखी है एग्जाम्पल के तौर पे, वो क्या है, मेथिल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया। मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई है किसके साथ में, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो पहले तो इनको लिखते हैं, अपने प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखते हैं। मेथिल क्लोराइड का अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये है मेथिल क्लोराइड। रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ में, जलीय QH के साथ में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जलीय को अपने क्या लिखते हैं, एक्वस, AQ से लिख देते हैं। जब दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो एक बात क्लियर है, मेथिल ग्रुप पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कैसा लिया हुआ हमने, एक्वस लिया हुआ है। एक्वस लिया हुआ है, जलीय फॉर्म के अंदर लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, आयनिक फॉर्म में है। K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, OH के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये क्लोरीन क्लोराइड के रूप में Cl- के रूप में यहाँ से जाएगा और ये OH- यहाँ आएगा इसकी जगह। एक नाभिक स्नेही जा रहा है, उसकी जगह दूसरा नाभिक स्नेही आ रहा है, तो अभिक्रिया का नाम क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, SN। सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है। ठीक है ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो रहा है। तो यानी कि प्रोडक्ट क्या बना, CH3OH, और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाता है, KCl। ये हमारे पास बन चुका है कौन, मेथिनोल, और ये बन चुका है कौन, पोटेशियम क्लोराइड। ये रिएक्शन है, इसकी हमने लिखनी है मैकेनिज्म, क्रियाविधि लिखनी है। तो देखो मैकेनिज्म,
सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था कि ये जो रिएक्शन है ये एक स्टेप के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये अभिक्रिया एक स्टेप में क्या होगी, कंप्लीट होगी। जैसे SN1 में आपने 2 स्टेप लिए थे, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बन गया, सेकंड स्टेप में उस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखना, CH3Cl कार्बन, कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और साथ में अटैच है कौन है, क्लोरीन, ठीक है ना। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के कारण जो कार्बन है हमारा यहाँ पे जो सेंट्रल एटम कार्बन है, ये है कौन सी संकरित अवस्था में, sp3 के अंदर। sp3 संकरण होगा तो शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल ही मैंने बनाई है, ठीक है ना। ये देखो टेट्राहेड्रल शेप बनी हुई है, ऐसे है ना, बताया था आपको टेट्राहेड्रल शेप बनानी। प्लस में अपने क्या ले रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम से तो हमारा क्या बन रहा है, बाय प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो मेन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, हाइड्रोक्साइड है, OH-, तो सिर्फ इसको लिखेंगे अपने। प्लस में अपनों ने क्या लिख लिया, OH-। ये जो चार्ज है ये हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर होता है, लेकिन अपने लिखने में इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ मैंने इन दोनों को ले लिया, क्योंकि हमने सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था कि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड और नाभिक से नहीं, दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर अभिक्रिया का जो रेट है, अभिक्रिया का जो वेग है वो निर्भर करता है। और फिर उन्होंने क्या लिखा कि इस अभिक्रिया में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो आक्रमणकारी नाभिक से नहीं, वो हमेशा पीछे से आक्रमण करता है। तो इसको हम यहाँ ना दिखा के किधर दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। रीजन भी आपको बता दिया, माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसलिए हम इसको यहाँ से रिमूव करके और यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं OH- हाइड्रोक्साइड जो न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि ये हमारे पास कौन है, ये है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, आक्रमणकारी नाभिक से नहीं। अब चलते हैं जी आगे। ये स्टेप हमारे पास कैसा होता है, ये होता है स्लो, ठीक है। स्लो स्टेप है रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक एल्किल हैलाइड और दूसरा कौन सा, नाभिक से नहीं। इसीलिए रिएक्शन का नाम क्या है, SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ जो मेन आपने बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि SN2 अभिक्रिया के दौरान कोई मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बनता। SN1 रिएक्शन में हमारे पास इंटरमीडिएट बना था, कौन सा बना था, कार्बोकैटायन, ठीक है। लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती नहीं बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, यहाँ बनती है संक्रमण अवस्था। यहाँ क्या बनेगी, यहाँ बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था बनेगी, जो कैसी होती है, जो होती है काल्पनिक, जो कैसी होती है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है अपने पास, काल्पनिक संक्रमण अवस्था, जिसकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है जिसकी हाई, उच्च ऊर्जा वाली एक काल्पनिक संक्रमण अवस्था यहाँ पे अपने पास बनती है, ठीक है। तो उसको शो करेंगे कैसे, देखो यहाँ जो कार्बन है ये है sp3 संकरित अवस्था में, ध्यान से देखना, कार्बन sp3 संकरित अवस्था में, शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल। जब अपने अब जो संक्रमण अवस्था बनेगी, संक्रमण अवस्था का मतलब होता है कि पुराना बंध टूट रहा है और नया बंध बन रहा है। एक उच्चतम ऊर्जा वाली अवस्था जिसमें पुराने बंध टूट रहे होते हैं और नए बंध फॉर्मेट हो रहे होते हैं, नए बंध बन रहे होते हैं। तो जैसे ये कार्बन है, कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन है, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन है और यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन है, क्योंकि इन तीनों को तो हमने हिलाना ही नहीं है, ये तो वैसे के वैसे रहेंगे। जा कौन रहा है, यहाँ से क्लोरीन जा रहा है, किसके रूप में, क्लोराइड के रूप में जा रहा है। मतलब ये जो क्लोराइड है ये यहाँ पे काम कर रहा है किसका, लिविंग न्यूक्लियोफाइल का या लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है। और जो OH है ये किसका काम कर रहा है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का या आक्रमणकारी नाभिक से नहीं का काम कर रहा है, ठीक है। तो इनका तो कोई लेना देना नहीं है इससे, तो लेना देना कहाँ है वो देखते हैं अपने। कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच है, जो क्लोरीन है, जो हैलोजन है, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के पूरी ताकत से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, हटने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये बॉन्ड टूट रहा है और नया जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है उसके साथ में बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। ये पुराना बॉन्ड टूट रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है। तो मैंने इस शेप को ऐसे क्यों दिखाया, इस शेप को मैंने ऐसे इसलिए दिखाया बेटे, क्योंकि देखो ये वाला बॉन्ड तो टूट रहा है और ये वाला जो बॉन्ड है ये बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, यानी कि ये दोनों कंटिन्यू हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये तीनों के तीनों एज इट इज हैं, ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं,
ये तीनों परमानेंट है यहाँ पे, और तीनों परमानेंट और हैं कौन से, तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करता है कौन, सिग्मा से संकरण, ठीक है ना। यहाँ कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के कारण चला जाता है कौन सी संकरित अवस्था में, sp2 के अंदर। और जब sp2 संकरित अवस्था होती है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो शेप होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि समतल त्रिकोणीय। तो ये जो शेप है ये देखो कैसी है, ये है अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि समतल त्रिकोणीय, ठीक है, ध्यान में रखना। ये कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है, और जो मेन हमारा यहाँ पे सबस्ट्रेट है वहां पे कार्बन कौन सी संकरित अवस्था में है, sp3 के अंदर। sp3 होने के कारण शेप हमने कैसे ली, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय ली। sp2 संकरण होने के कारण शेप हमने कैसे ली, ट्राइगोनल प्लेनर ली। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा कि ये कैसी अवस्था है, संकरण अवस्था है, जो कैसी है, काल्पनिक है, कल्पना करने वाली है, ठीक है ना। अब हमने इसको ये कहा कि ये काल्पनिक है, और तीसरी जो बात है वो ये कैसी है कि अनस्टेबल है, अस्थायी है। मेन जो बात है वो ये क्या है कि वो है अनस्टेबल या अस्थायी है। तो अस्थायी होने का यहाँ पे 2 कारण है, इसके अस्थायी होने के 2 रीजन बनते हैं। पहला कि हमें पता है कि जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी या कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, लेकिन यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कार्बन को तो 5 जने पकड़ के बैठे हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये होगी कि जो 4 बॉन्ड बना रहा है उसको हमने क्या बनने पर मजबूर कर रखा है, 5 बॉन्ड बनने पर मजबूर कर रखा है। दूसरा जो यहाँ पे अपने पास मेन पॉइंट है वो ये है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट अपने पास है, जो संकरण अवस्था है, इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा। और अपने को ये रिलेशन पता है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी, एनर्जी और जो स्टेबिलिटी है या जो स्थायित्व है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, वो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनर्जी ज्यादा होगी तो उस कंडीशन के अंदर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऊर्जा जितनी ज्यादा है स्थायित्व उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो हमने इसको क्या कहा कि इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। उच्चतम ऊर्जा वाली काल्पनिक अवस्था है, ठीक है, उच्चतम एनर्जी वाली या हाईएस्ट एनर्जी वाली अपने पास क्या है, एक इमेजिनरी स्टेट है। जो ट्रांजिशन स्टेट है ये इमेजिनरी स्टेट है, जिसकी एनर्जी क्या है, बहुत हाई है। एनर्जी हाई है तो इट मींस इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो इसके अस्थायी होने के 2 रीजन आपको बता दिए। पहला कि जो कार्बन है ये बेचारा 5 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, ठीक है, तो 5 बॉन्ड होते नहीं है, वो बॉन्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। दूसरा रीजन है कि एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो 2 कंडीशन होने के कारण ये जो स्टेट है ये क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। अब आगे देखते हैं अपने कि आगे कैसे होता है, इसमें रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी। तो देखो बेटे कि जब अपने ये जो यहाँ तक जो स्टेप है ये कैसा है, स्लो है। अब ये स्टेप होगा कैसे, फास्ट। यहाँ तक आधा स्टेप ये क्या हो जाता है, स्लो, और आगे का जो स्टेप है वो कैसा होगा, फास्ट होगा। कि यहाँ तो पहले क्लोरीन धीरे धीरे अपने और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पीछे से हाइड्रोक्साइड के रूप में पीछे से अटैक कर रहा था, स्लोली काम हो रहा था। अब जो क्लोरीन है वो पूरी ताकत से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींच करके और यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लोरीन पूरी ताकत से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा और OH कंप्लीटली यहाँ पे जुड़ जाएगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, पूरी ताकत से पूरे धक्के से जुड़ रहा है। तो उस कंडीशन में ये वाला हाइड्रोजन आगे की ओर, ये वाला हाइड्रोजन भी थोड़ा सा आगे की ओर खिसक जाएगा। तो उसको अपने कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे OH कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है ना। भी OH यहाँ पे जुड़ गया, ये कार्बन थोड़ा सा आगे खिसक गया, ये जहाँ है वहीं रहा, और ये भी अपनी जगह से थोड़ा सा क्या हो गया, आगे की ओर चला गया, धक्का लगा ना जब। तो ये अपने पास बन गया प्रोडक्ट कौन सा, ठीक है। ये है हमारी RBSC के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल दिया गया है। लेकिन देखो यहाँ अपनों ने लिखा है SN2 अभिक्रिया में क्रियाकारक प्रकाशिक सक्रिय है तो उत्पाद कैसा प्राप्त होता है, वाल्डन प्रतिपन्न उत्पाद प्राप्त होता है। तो अब लिखने को तो उसने लिख दिया, ठीक है। तो अब आप सोच के देखो कि क्या यहाँ से जो मेरे पास मेथिल क्लोराइड है या क्लोरोमीथेन है, जो मेन रिएजेंट है, यहाँ से जो प्रोडक्ट बना है कौन सा, मेथेनॉल, तो इसको अपने वाल्डन इन्वर्जन या वाल्डन प्रतिपन्न उत्पाद कह सकते हैं क्या। तो देखो इस कार्बन की 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ में अटैच है, सिर्फ एक वैलेंसी है जो अलग ग्रुप के साथ में अटैच है यानी कि क्लोरीन के साथ, लेकिन 3 वैलेंसी तो क्या सेम है ना। और किरैल कार्बन होने के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये है कि कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप के द्वारा क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, जो मेन हमारा सबस्ट्रेट है, ये ऑप्टिकली एक्टिव या प्रकाशिक सक्रिय नहीं है। जब ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं है तो जो प्राप्त उत्पाद है ये भी हमारा वाल्डन इन्वर्जन या वाल्डन प्रतिपन्न नहीं है। तो वो क्या होता है, तो उसके लिए देखो अब चलते हैं अपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा के अंदर।
जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में अटैच है एक हाइड्रोजन एटम, एक अटैच है यहाँ पे मान लो मैथिल ग्रुप, और एक हमने यहाँ पे अटैच कर रखा है किसको, एथिल ग्रुप को, C2H5 को, और यहाँ अटैच है कौन है, क्लोरीन। ठीक है ना। ये सेम वैसे है अपने पास कि ये मान लो कोई पेज है, ये कार्बन है, इसके साथ में जो हाइड्रोजन है और जो क्लोरीन एटम हमने जोड़ के दिखाए हुए हैं वो तो इसी कागज के ऊपर है, इस तल में ऊपर ही है इस तरीके से। ठीक है ना। ये मान लो कागज अपने पास, यहाँ कार्बन है, इसके साथ में हाइड्रोजन, और यहाँ कौन है, क्लोरीन एटम, ये तो यही है। लेकिन ये वाला जो हमने मैथिल ग्रुप दिखाया है, ये वाला जो डैश फॉर्म के अंदर हमने मैथिल ग्रुप दिखाया हुआ है, ये हमारे से दूर है। हमारे से दूर है मतलब ये कहाँ है, ये बैक साइड में है, ये बैक साइड में है। और C2H5 ये जो हमने सॉलिड लाइन दिखाई हुई है, मोटे वाली लाइन जो हमने दिखा रखी है, तो ये कहाँ है, ये हमारी ओर है। ठीक है ना। जो एथिल ग्रुप है ये हमारी ओर है, जो मैथिल ग्रुप है वो बैक साइड में है, और जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो दोनों यहाँ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों यहाँ हैं। ठीक है। एथिल ग्रुप हमारे वाली साइड है, यानी कि हमें पास से दिख रहा है, इसलिए इसको क्या दिखाते हैं अपने यहाँ पे इस तरीके से थिक लाइन से दिखा देते हैं। और जो ये डैश फॉर्म के अंदर हमने दिखाया हुआ है, ये वाला मैथिल ग्रुप क्या है, पीछे की ओर अटैच है। ठीक है ना। तो अब देखो हम इसके साथ में बाइंड कर रहे हैं, इसके साथ में अटैच करवा रहे हैं किसको, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन को। वही सेम है, मान लो जलीय QH आपने लिया हुआ था, तो वहां से आपका जो मेन न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, OH- है। इसका आपने अटैक करवाना है इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। ठीक है। तो जब अटैक होगा तो आपको पता है SN2 रिएक्शन है, तो बीच में आएगी कौन सी स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। पुराना बॉन्ड टूट रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है। कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है, इसलिए टेट्राहेड्रल शेप है। अब चला जाएगा कौन सी संकरित अवस्था में, sp2 के अंदर, तो इसलिए शेप आएगी कौन सी, ट्राइगोनल, प्लेनर या समतल त्रिकोणीय। कार्बन के साथ में अटैच है कौन, हाइड्रोजन एटम, दूसरा अटैच है कौन, मैथिल ग्रुप, तीसरा अटैच है यहाँ पे कौन, एथिल, C2H5। पुराना बॉन्ड टूट रहा है, नया बॉन्ड है, उसकी फॉर्मेशन हो रही है। ये है कौन सी स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ये स्टेप कैसा था, स्लो था। अब होगा कैसे, फास्ट होगा। जब OH ग्रुप पीछे से अटैक करता है, पूरी ताकत से अटैक करेगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में ये वाला जो डैश फॉर्म वाला जो मैथिल ग्रुप है, ये यहाँ से, ये OH जब धक्का लगाएगा तो ये मैथिल ग्रुप यहाँ से कहाँ उठ जाएगा, इधर। ठीक है। क्लोरीन पूरी ताकत से जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ये वही है, ये वही है, ये जो डैश फॉर्म है, ठीक है ना, मान लो ये वाला जो बॉन्ड है ये पलट के कहाँ चला गया, क्लोरीन वाली साइड। तो उसको अपने कैसे शो करेंगे, ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसको वहां का वहीं दिखाएंगे अपने, ये थोड़ा सा आगे दिखाएंगे कि हाइड्रोजन थोड़ा सा आगे चला गया। यहाँ अटैच है कौन, C2H5, यहाँ आ गया कौन, मैथिल, और यहाँ जुड़ चुका है कौन, OH। कार्बन वापिस से sp3 संकरित अवस्था में। ठीक है। अब देखो सेंट्रल एटम जो हमारे पास ये वाला कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप के द्वारा क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब ये हमने जो यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है ना, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये कैसा है, ये है ऑप्टिकली एक्टिव, ये है ऑप्टिकली एक्टिव या प्रकाशिक सक्रिय। प्रकाशिक सक्रिय है, इसलिए बनने वाला प्रोडक्ट भी कैसा है, बनने वाला प्रोडक्ट है वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन। वैसे जो हमने मैथिल क्लोराइड लिया उसको हम प्रतीक तो उत्पाद बोल सकते हैं, क्योंकि जो क्रिया कारक है उससे उत्पाद का जो विन्यास है वो थोड़ा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन रियलिटी बट ये होती है। ठीक है ना। रियलिटी है, रियलिटी क्या है कि देखो लास्ट वीडियो में SN1 में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपने पास ऑप्टिकली एक्टिव लाइट को, यानी कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसको घुमाने की जो घटना है वो कैसी होती है, वो एक प्रायोगिक घटना है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने को पता चलता है। तो आप ये इमेजिन कर लो कि आपके पास ये वाला जो रिएजेंट है जो क्रिया कारक है, ये मान लो कि इसमें किरायल कार्बन तो है ही, वो तो मानने की जरूरत नहीं है, वो तो हमें दिख रहा है कि ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है, किरायल कार्बन है, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के द्वारा क्या है, कंप्लीट है, और इसलिए ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक सक्रिय है। प्रकाशिक सक्रिय है तो इसका मतलब ये समतल ध्रुवित प्रकाश को, जो PPL है, पोलर अपने पास जो लाइट होती है, उसको मान लो कि ये किधर घुमा रहा है, ये घुमा रहा है दाईं ओर, ये उसको किधर घुमा रहा है, दाईं ओर घुमा रहा है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर दाईं ओर घुमा रहा है तो ये फिर किधर घुमाएगा, ये घुमाएगा बाईं ओर।
अगर ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, तो बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा? लिवो रोटेटरी यानी कि वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। इसके लिए टर्म यूज की जाती है कौन सी? वाल्डन इन्वर्जन या वाल्डन प्रतीपन, ठीक है ना। ये तो एक्स्ट्रा में आपको बताया है। मेन जो अपने आरबीसी के अकॉर्डिंग जो हमारा एग्जांपल है वो लास्ट जो आपको करवाया मेथिल क्लोराइड और उसके साथ में एक्वस हमने क्यूएच लिया, उसको आप ध्यान में रखोगे। लेकिन आपको ये 3 बातें यहाँ से बेटे क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक अटैक किसे कहते हैं? सेकंड कि SN2 रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? थर्ड क्वेश्चन वाल्डन इन्वर्जन जो प्रोडक्ट है वो कौन सी रिएक्शन के दौरान आपको ऑब्टेन होता है, कौन सी अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? और अगर बात करें इसके लास्ट ईयर क्वेश्चंस की, तो उस कंडीशन में देखो अब तक जब भी क्वेश्चन आता है SN रिएक्शन का तो हमेशा क्वेश्चन यही आया हुआ है कि SN1 अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए, SN1 अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। और सेकंड टाइम जो क्वेश्चन पूछा उसने ये पूछा था किस तरीके से दे दिया CH3Cl प्लस KOH, दूसरा दे दिया CH3 होल थ्राइस CCl प्लस KOH, ये एक्वस है और ये भी कैसा है? एक्वस है। प्रोडक्ट बना के दिए हुए हैं उसने CH3OH प्लस KCl, यहाँ भी उसने प्रोडक्ट बना के दे रखा है CH3 होल थ्राइस OH और प्लस में बाय प्रोडक्ट है KCl। ये दोनों अभिक्रिया दे रखी थी। दोनों रिएक्शन देने के दौरान लास्ट में वो दे देता है कि उपरोक्त अभिक्रियाओं के प्रकार दीजिए। उपरोक्त जो रिएक्शन है इनके हमने क्या देने हैं? टाइप देने, प्रकार देने हैं कि ये जो रिएक्शन है ये किस मेथड से कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो देखने से पता चल जाना चाहिए, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है, ध्यान से समझा इस टॉपिक को। मेथिल क्लोराइड किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है 0 डिग्री एल्किल हैलाइड का। ये एग्जांपल है किसका? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। तो SN1 और SN2, SN1 के लिए ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में क्या आ जाता है? 0 डिग्री। SN2 के लिए आपके पास ऑर्डर क्या रहता है? 0 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। अगर ये 2 बातें आपकी क्लियर हैं तो उस कंडीशन में देखो कौन है ये है 3 डिग्री, ये कौन है? ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री रिएक्शन देगा कौन सी? SN2। 3 डिग्री रिएक्शन देगा कौन सी? SN1। तो समझने के बाद में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आज के वीडियो में या आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर कहूँगी बार बार इसको देखो, बार बार समझो, तो ऑर्गेनिक बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाएगी? ईजी हो जाएगी। थैंक यू।